हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी, जिसमें इशू ऑफ शेयर, फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर पे हम बात करेंगे और कुछ कंपनी की बेसिक बातों पे भी बात करेंगे। सो 30 MCQ आपके सामने आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज दर है। देखिए, कभी कभी जो शेयर होल्डर होते हैं वो अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देते या देर से देते हैं, इनफैक्ट देर से देते हैं। तो जब तक वो कॉल बाकी रहती है उसे अपन कहते हैं कॉल्स इन एरियर। उस पर कंपनी कितना ब्याज लेना चाहे उतना ब्याज ले सकती है, अपने आर्टिकल्स में नियम तय कर सकती है। पर बाय द वे, अगर उन्होंने आर्टिकल्स में इस बारे में नहीं लिखा है तो टेबल F बताती है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो बकाया मांग पर 10% की दर से ब्याज लिया जाता है। दो रेटें आपको अच्छे से याद करनी है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इस केस में शेयर होल्डर हमें देरी से पैसा देता है और कंपनी 10% की रेट से ब्याज चार्ज करती है जितना महीना देर हुई है। और अगर कोई बंदा हमें एडवांस पैसा दे देता है तो उसकी रेट भी आर्टिकल्स में लिखी हुई होती है, और अगर रेट लिखी हुई नहीं हो तो कंपनी 12% की रेट से ब्याज देती है। तो आप कह सकते हैं कंपनी इस मामले में दयालु है, लेती कम है, देती ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में बकाया मांग पे है तो कंपनी 10% की दर से ब्याज लेगी। हिंट, दिस इज एज पर द टेबल F ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, हमें पता है ABCDE। इन टेबल में तो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए कैसा MOA बनाया जा सकता है उसके प्रावधान दिए हुए हैं। और उसके बाद E के बाद FGHJI, इसमें कैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मॉडल प्रारूप उसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डैश डैश से डेबिट किया जाता है तथा अंश हरण खाते को डैश डैश से क्रेडिट किया जाता है। ओके, जब हम शेयर फॉरफिचर करते हैं, आपको ध्यान है कि कोई बंदा अगर हमें शेयर का पैसा नहीं देता है तो नोटिस देने के बाद, हम उसको रिमाइंडर वगैरह देने के बाद हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू में एक तो आता है जो पैसा उसने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ कॉल्स इन एरियर। टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा उसने नहीं दिया। और टू आता है शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में आता है जो पैसा उसने दिया। यानी शेयर कैपिटल के सामने तो आता है वो पैसा जो हमने उससे मांगा या चाहा। कॉल्स इन एरियर के सामने आता है जो उसने नहीं दिया, और शेयर फॉरफिटेड के सामने आता है जो उसने दिया। तो मांगे गए को बोलते हैं याचित। तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है याचित राशि से, यानी कॉल्ड अप अमाउंट से। तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप। और कॉल्स इन एरियर के सामने आता है अनपेड और शेयर फॉरफिटेड के सामने आता है पेड, अब तक चुकाया गया, चुकता पूंजी। तो अब अपन जब समझ गए हैं कि शेयर कैपिटल को तो मांगी गई कैपिटल से डेबिट किया जाता है और शेयर फॉरफिटेड को प्राप्त की गई राशि से क्रेडिट किया जाता है, तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आप सी को बिल्कुल सही पाएंगे कि कॉल्ड अप कैपिटल और फॉरफिटेड शेयर से डेबिट किया जाता है और जो अमाउंट रिसीव हुआ है उससे हम शेयर फॉरफिटेड को CR करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है। आपको अकाउंटिंग आती होगी, कोई कहेगा ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, वेल उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब हमें पता है कि सेक्शन 52 है। अगर कंपनी अपने शेयर पे ऊपर का पैसा लेती है, जैसे सपोज करो 100 रुपये का शेयर है और कंपनी 120 रुपये पे इशू करती है, 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करती है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है उसके लिए सेक्शन 52(2) बताई गई है। आप सेक्शन 52 याद कर लीजिए भले। वहाँ बताया गया है कि आप बोनस शेयर देने में इसे यूज़ कर सकते हो, यस। आप सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। आप प्रारंभिक व्ययों को राइट ऑफ करने में इसका यूज़ कर सकते हो, यस। और
डिवेंचर्स के डिस्काउंट इशू पे जो डिस्काउंट राइट ऑफ होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, यस। तो इसका आंसर बी आएगा। मतलब जो पैसा आपने एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम लिया उस पैसे में से कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। कंपनी कभी भी डिविडेंड देती है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट्स में से दिया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। तो इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा में एक बात लिखी है, आप यहाँ पे ये 5 इसके यूज़ केस हैं। आप बोनस शेयर देने में इसको यूज़ कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ में यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई कमीशन दिया है या कोई खर्चा किया है या कोई डिस्काउंट दिया है तो आप उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद है, अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम देना चाहते हो या डिवेंचर्स के रिडम्पशन पे प्रीमियम देना चाहते हो तो उस प्रीमियम को देने से जो लॉस होता है उसमें आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कंपनी अपने ही शेयर्स को सेक्शन 68 के तहत बायबैक कर रही है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, लेकिन साफ साफ लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। जैसे कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, 100 में से कंपनी ने 80 रुपया मांग लिया है तो बाकी जो 20 रुपया नहीं मांगा है उसे कहते हैं अनकॉल्ड। इस 20 में से भी 10 रुपये के लिए कंपनी ने कहा है कि इट विल बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, कि ये पैसा हम कंपनी के समापन के समय ही मांगेंगे। तो यानी आपने इसे रिजर्व में रख लिया तो इसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व इज अ डिफरेंट टर्म। जो कैपिटल आपने रिजर्व में रखती है नोन एज रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी, आरक्षित पूंजी। बी इसका आंसर है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में इस प्रोविज़न को विड्रॉ कर लिया है, नॉलेज के लिए ठीक है, और उसमें भी एक केस बताया गया है कि आप रिजर्व कैपिटल रख सकते हो। तो एक बार मैं इसका नियम पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है, पहले पूरी बात सुनते हैं। द कंपनी मे डिसाइड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन दैट अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड अमाउंट शैल नॉट बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन। इसमें दो बातें हैं समझने की। कंपनी कुछ पैसा ये तय कर सकती है कि हम लिक्विडेशन पे ही मांगेंगे, लेकिन पहली बात है कि इसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, विशेष संकल्प पारित करना होगा। दूसरी बात, दिस अमाउंट शुड बी शोन बाय वे ऑफ नोट्स इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं उसमें रिजर्व कैपिटल को दिखाया जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। नाउ इट हैज़ बीन विड्रॉन इन द न्यू कंपनीज एक्ट, और अब ये लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट an unlimited company having a share capital may provide for reserve share capital on conversion into limited company। ये कह रहे हैं कि अगर कोई असीमित दायित्व वाली कंपनी है और अगर वो सीमित दायित्व वाली कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो इस तरह की रिजर्व शेयर कैपिटल रख सकती है। वैसे ये प्रोविज़न अब विड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो आप तो याद कर लीजिए, इन्होंने बेसिकली रिजर्व कैपिटल का मतलब पूछा था, वो आपने समझ ही लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख कंपनी व बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंध को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, इसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। कंपनी और बाहर की दुनिया के बीच में अगर कोई ब्रिज है, कोई इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो वो है एमओए, क्योंकि कंपनी के एमओए में कंपनी का स्कोप, ऑब्जेक्टिव ये सब आ जाते हैं। कंपनी क्या कार्य कर सकती है, कंपनी के उद्देश्य क्या होंगे, कंपनी की कैपिटल क्या होगी, इससे मोटा मोटा उसकी और बाहरी दुनिया के साथ संबंध सेट हो जाते हैं। तो आप कहेंगे फिर अंतर नियम क्या करते हैं? तो अंतर नियम होते हैं आंतरिक नियम। आंतरिक नियम किसके लिए होते हैं? कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर ये कहता कि कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में संबंधों को परिभाषित कौन करता है तो उसके लिए आता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन एमओए आएगा अगर कंपनी व बाहरी व्यक्तियों के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए एमओए होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा?
आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है KGF लिमिटेड ने 2000 अंशों के आवेदन हेतु प्रॉस्पेक्टस इशू किया। 3000 अंशों के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। 2400 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया। यदि पुष्पा को 40 शेयर अलॉट किए गए हों तो उसने कितने शेयर्स के लिए आवेदन किया था। तो पहली पूरी बात समझिए, आपके पास 3000 एप्लीकेशंस आए और मैं आपको बता सकता हूँ, लिखा नहीं है पर आप मान के चलिए इन्होंने 600 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। केवल हमने 2400 एप्लीकेशंस को ही एंटरटेन किया है और हमारे पास देने के लिए 2000 शेयर्स हैं, क्योंकि हमने 2000 एप्लीकेशंस ही इनवाइट किए थे। जैसे मान लो हमारा कॉलेज है, उसमें हमने बताया कि भाई हम आर्ट्स फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म ले रहे हैं। हमारे पास मान लो 100 सीटें हैं। फॉर्म भरने वाले को थोड़ा पता है, तो ए ने भर दिया, बी ने भर दिया, सी ने भर दिया, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो हो सकता है हमारे पास 150 फॉर्म आ जाए, पर देने के लिए तो हमारे पास 100 ही सीटें हैं। उसी तरह कंपनी ने भी 2000 एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशन दिया था, लेकिन हमारे पास राइट नाउ 2400 एप्लीकेशंस आ गए हैं। इसका मतलब हमारा एक रेशो बनेगा, अगर आप इनके 0-0 हटाओगे तो आप एक बनेगा 6:5। 6:5 को समझने के लिए यूँ समझो कि मेरा एक तरीका है कि अगर कोई मुझे 6 बार कॉल करता है तो मैं 5 बार उससे बात करता हूँ। अगर कोई बंदा, यानी यूँ समझो कि दिन भर में जब 6 कॉल आती हैं तो मैं उसमें से 5 अटेंड करता हूँ। ये मेरा एक पैटर्न है, एक रेशियो है, ठीक है। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि मेरे पास 60 कॉल्स आए दिन भर में, तो बताओ मैंने कितने अटेंड किए होंगे। तो इस रेशियो को माने तो 60 कॉल्स अगर मेरे पास दिन भर में आए हैं तो मैंने 50 अटेंड किए होंगे। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास 50 की जगह मैं बोलूँ मेरे पास 10 बार मैंने बात की है, तो बताओ कॉल कितने आए होंगे। तो आप समझ जाएंगे 10 इंटू लाइक ऐसे करके कि आपके पास सर 12 बार कॉल आए होंगे, ठीक है। तो आपने एक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो समझ लिया। ये रेशियो समझ में आ जाता है तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि पुष्पा को 40 शेयर अलॉट किए गए, तो उसके एप्लीकेशन तो ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में जो रेशियो है दैट इज 6:5। तो जो हमें 6 के लिए अप्लाई करता है हम उसको 5 अलॉट करते हैं। अब मैं फिर बोलता हूँ भाई, इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। अगर कोई हमसे 6 शेयर मांगता है तो हम उसको 5 देते हैं, ये हमारी आदत है। तो अगर हमने किसी को 40 शेयर दिए हैं तो डेफिनेटली उसने हमसे ज़्यादा मांगे होंगे, क्योंकि 40 शेयर तो हमने उसको दिए ही हैं, तो उसने अप्लाई हमें ज़्यादा के लिए किया होगा। उस ज़्यादा तक पहुँचने के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा एंड देन यू विल फाइंड कि उसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ पुष्पा, जिसको 40 शेयर्स हमने दिए हैं, उसने बेसिकली हमसे 48 के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जिसकी अथोराइज कैपिटल 5000 शेयर्स है, जनता को 3000 अंशों के लिए बंटन का प्रस्ताव किया, आवेदन पत्र 4000 अंशों के लिए प्राप्त हुआ, तो इसे क्या कहेंगे। देखिए
अथोराइज कैपिटल होती है वो मैक्सिमम कैपिटल जो हम पब्लिक से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे अथोराइज कैपिटल में 5000 शेयर्स हैं, इसका मतलब होता है मैक्स टू मैक्स कंपनी 5000 शेयर इशू कर सकती है। 5000 शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ हम इशू कर सकते हैं। समझो पहले लॉट में हमने 3000 शेयर्स इशू किए। इशू करने का मतलब होता है 3000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशंस इनवाइट किए कि आओ 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 3000 शेयर्स पे वैकेंसी है, आओ आओ आओ। जैसे मैं बहुत बड़ी कंपनी है तो मैंने बोला भाई 3000 सीट्स हैं, हमें भरनी है। फिर वहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ पे देखोगे 4000 फॉर्म भरे गए। 4000 फॉर्म भरे गए तो 3000 एप्लीकेशंस हमने इनवाइट किए थे, बट 4000 फॉर्म्स आ गए। 4000 लोगों ने सब्सक्राइब किया या सब्सक्राइब के लिए अप्लाई किया, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। जी हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमेशा कम ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, वो कंपैरिजन होता है कि आपने कितने ऑफर किए थे पब्लिक को या कितने शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया था और कितने एप्लीकेशंस उसके अगेंस्ट आए। हमने 3000 के लिए इनवाइट किया था, 4000 एप्लीकेशंस आए। नो डाउट इट्स अ मैटर ऑफ क्लियर कट मैटर ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, या तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए उनका पैसा हम रिफंड करते हैं, नहीं तो फिर हम उनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन का प्रो राटा बनता तो वो यूँ बनता एप्लीकेशन 4000, अलॉटमेंट 3000। ठीक है। फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3/4 करना पड़ता, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4/3 करना पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए गई है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी को वैध सभा बुलाने के लिए सदस्यों को सूचना न्यूनतम कितने दिन पहले भेजनी चाहिए। अगर आप एक जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हो और आप चाहते हो कि जनरल मीटिंग लेजिटिमेट तरीके से हो, वैधानिक रूप से हो जाए, उसको मतलब ऐसे नहीं कहेगी ये तो इनवैलिड मीटिंग हो गई, तो एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए आपको कम से कम 21 डेज का टाइम देना चाहिए। कम से कम 21 दिन का प्रायर नोटिस देना चाहिए। इसमें नोटिस भेजने का दिन और नोटिस मिलने का दिन इंक्लूड नहीं होता। कम से कम 21 दिन का क्लियर कट गैप होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ बातें हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए पूरा। प्रोसीजर टू होल्ड एन एजीएम, द कंपनी मस्ट गिव अ क्लियर 21 डेज नोटिस टू इट्स मेंबर फॉर कॉलिंग द एजीएम। द नोटिस शुड मेंशन द प्लेस, द डेट एंड द डे ऑफ द टाइमिंग। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को बताओगे तो आप बताओगे किस जगह पे हो रहा है, किस दिन होगा, कितने बजे होगा। और द नोटिस शुड ऑल्सो मेंशन द बिजनेस मतलब एजेंडा। आपको मीटिंग में नोटिस में ये भी बताना होगा कि उस मीटिंग में क्या होगा, ताकि लोग समझ लें कि कितनी इंपॉर्टेंट वो मीटिंग है। अ कंपनी शुड सेंड द नोटिस ऑफ द एजीएम टू all members of the company including their legal representative of a deceased member and assignee of an insolvent member। तो हमें सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को बुलाना है, और अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके ऑफिशियल असाइनी को बुलाना है। साथ ही साथ कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जिसको कंपनी ऑडिटर बोलते हैं, उसको भी बुलाना है, और जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको भी बुलाना है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इसका जब नोटिस देगा तो इन सबको वो नोटिस देगा। The notice may be given in writing through speed post or registered post or via electronic mode। तो ये सारे तरीके चलेंगे। स्पीड पोस्ट आप जानते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट आप जानते हैं, और मेल के थ्रू भी हो सकता है। द नोटिस शुड बी सेंड टू द एड्रेस ऑफ द मेंबर एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये तो ठीक है। आगे है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द नोटिस शुड बी सेंड टू द ईमेल एड्रेस ऑफ द मेंबर एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। द नोटिस कैन बी टेक्स्ट टाइप्ड इन एन ईमेल और एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। ठीक है, मतलब ईमेल के अंदर आप पीडीएफ वगैरह अटैच करके भी भेज सकते हो, और टाइप्ड मैसेज भी हो सकता है। द नोटिस ऑफ द एजीएम शुड बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी और एनी अदर वेबसाइट एज मे बी मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपकी वेबसाइट है जो कि कंपनी की होती है तो आपको वहाँ पे भी इसको दिखाना है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए पढ़े जा रहा हूँ। एन एजीएम कैन बी कॉल्ड एट अ नोटिस पीरियड शॉर्टर देन 21 डेज इफ एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट इन द मीटिंग एग्री टू द शॉर्टर नोटिस। अगर 21 दिन से कम का अगर आपने नोटिस दिया है तो उसमें फिर ज़रूरी है कि कम से कम 95% मेंबर्स इस पे अग्री हों, मतलब वो ऑब्जेक्शन ना करें। जैसे अगर मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर हैं और कंपनी ने मान लीजिए 12 दिन पहले नोटिस डाला कि 12 दिन बाद मीटिंग है,
लेकिन 100 में से 96 ने कहा चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 95% का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो ये 12 दिन का जो नोटिस वाली मीटिंग है वो भी वैलिड हो जाएगी। तो गुंजाइश है अगर 95% वोटिंग राइट वाले मेंबर्स अपनी कंसेंट दे दें, और ये कंसेंट है तो राइटिंग में होगी या मेल के थ्रू होगी, अगर ऐसा होगा तो फिर मान्य होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। सॉरी, एक कंपनी की तुलना एक नदी से की जा सकती है जो कि अपनी पहचान बनाए रखती है, यद्यपि इसके वे अंग जिनसे ये बनती है लगातार बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कंपनी की कौन सी विशेषता इस कथन में निहित है? तो हम जैसे ये कथन के अलावा मैं एक कथन बोलूँ कि लोग आते जाते रहते हैं पर कंपनी सदैव बना रहती है, या मैं एक कथन और बोलूँ कि एक एनुअल जनरल मीटिंग सभा में बम गिरा दिया गया, सभी शेयर होल्डर्स की मृत्यु हो गई लेकिन कंपनी की मृत्यु नहीं हुई। या एक कंपनी एक नदी की तरह है जो हमेशा कल कल करके बहती रहती है। तो ये बताती है शाश्वत उत्तराधिकार, सतत उत्तराधिकार। ठीक है, कंपनी की विशेषताओं में सीमित दायित्व भी होता है, कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है, ये भी कंपनी की एक विशेषता है। कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, ये भी एक विशेषता है। कंपनी की संपत्ति सदस्यों की संपत्ति से पृथक होती है, ये भी एक विशेषता है। लेकिन जो स्टेटमेंट था कि अ कंपनी कैन बी कंपेयर टू अ रिवर, कंपनी एक नदी की तरह है, तो उसमें भाटा, पत्थर, मिट्टी, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, है ना, लेकिन नदी हमेशा बनी रहती है। तो ये इसी तरह की है कि शेयर होल्डर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो अपने शेयर्स खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, वो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी जनरली बनी रहती है। तो ये शाश्वत उत्तराधिकार, सतत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सीशन वाले विशेषता को बताती है। ठीक है, ये कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं, आप देख लेना। इसके बाद है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस प्रकार का खाता है? इज इट अ रियल अकाउंट और अ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं उस दौरान कुछ अकाउंट बनते हैं कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री बनता है। फिर थर्ड एंट्री आते आते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाता है। फिफ्थ एंट्री में आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। ये सारे अकाउंट पर्सनल नेचर के होते हैं क्योंकि ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सोचो जरा, जब मैं एंट्री लिखता हूँ बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, तो मैं पूछता हूँ बताओ इस एंट्री में क्या हुआ, तो तुम लोग बोलते हो कि है ना सर अलॉटमेंट पर पैसा मिला। तो किससे मिला? ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक से मिला। यानी शेयर अलॉटमेंट क्या है? इट्स अ ग्रुप अकाउंट जो एक ग्रुप को, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। आसान क्वेश्चन है, समझो तो आसानी है। वेल, अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। एक तरफ लिखा है बोनस शेयर्स, डीमैट शेयर्स, राइट इशू और स्वैट इक्विटी शेयर्स। तो बोनस शेयर वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए जाते हैं, जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर होते हैं उनको फ्री में दिए जाते हैं। डीमैट शेयर्स ये होता है कि आजकल शेयर्स फिजिकली या हार्ड कॉपी में नहीं दिए जाते, आजकल शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं। जैसे बैंक में जो पैसा पड़ा है आपके पास वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, और आपके हाथ में जो कैश पड़ा है, जो नोट होते हैं, वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, बैंक में रखा हुआ है वो पैसा भी पैसा आप ही का है। इसी तरह शेयर्स डीमैट फॉर्म में यानी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में भी होते हैं। राइट इशू, हम हमारे ही शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करते हैं कि वो नए शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं अगर वो लेना चाहें, तो अगर उनका इंटरेस्ट हो तो पहले हम उनको शेयर्स ऑफर करते हैं, यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स को। और स्वैट इक्विटी शेयर्स हम कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं अगर उन्होंने हमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई हो तो अब देखो सामने लिखा है इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर। तो ये वाली बात राइट इशू के लिए ठीक है कि राइट इशू में हम जब नए शेयर, फ्रेश शेयर्स निकालते हैं तो पुराने शेयर्स होल्डर को रिस्पेक्ट करते हुए पहले हम उनसे पूछते हैं। इशू इज मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर फ्री ऑफ चार्ज, तो शेयर फ्री में मिल रहे हैं तो ये डेफिनेटली बोनस शेयर है, इसको मिलाएंगे तो A2 बनेगा। मैं बस ये देख लूँ कि मुझे 4 मिलाने ना भी आते हो तो इन 2 को मिलाने से बात बन जाती है क्या, C1 A2। तो C1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब A2 चाहिए, A2 इसमें है। तो बस अब मेरे को पूरा क्वेश्चन ना भी आता हो तो मैं इसका आंसर D देने वाला हूँ,
पर फिर भी और मैं देख लेता हूँ। शेयर्स इशूज बाय अ कंपनी टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर एट ए डिस्काउंट फॉर प्रोवाइड नो हाउ। यस, स्वैट इक्विटी शेयर के साथ ये है रूल कि उनको आज भी डिस्काउंट पे दिया जा सकता है। तो डी आपका थर्ड के साथ जाके मैच होगा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नोन एज डीमैट शेयर्स, तो आपका जो बी रहा वो जाके 4 के साथ मैच हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। सिंपली सारे आंसर मैच हो गए हैं। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल बी केप्ट एट। अगर कंपनी कोई जनरल मीटिंग रखती है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ एजेंडा पे, कुछ बिजनेस पे या कुछ मुद्दों पे बात हुई होगी और कुछ डिस्कशंस निकल के आए हुए होंगे, डिस्कशंस हुए होंगे और कुछ निकल के आया होगा, उसका नतीजा निकल के आया होगा। ये सारी बातें लिखी जाती है, इसको मिनट्स कहा जाता है। तो ये मिनट्स कहाँ रखे जाते हैं? ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। आपका जो आपका एमओए जो होता है, पार्षद सीमा नियम जो होता है, उसमें जो स्थान वाक्य होता है, डोमिसाइल क्लॉज जो होता है, उसमें आपको बताना होता है कि आपका रजिस्टर्ड प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस क्या है। उसी के बेसिस पे उस स्टेट का कंपनी रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। खैर, सिंपल सी बात है, जो पूछा है वो ये है कि कंपनी की मीटिंग्स के मिनट कहाँ रखे जाते हैं, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं। कुछ बातें और भी आप समझ लीजिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं और कम से कम 2 घंटे के लिए आपको वो ओपन रखने होंगे कि कोई भी आके उन मिनट्स को पढ़ सके। और अगर कोई उनकी कॉपी चाहे तो आपको 7 दिन के अंदर 7 वर्किंग डे के अंदर आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करानी होगी। और अगर आप ऐसा करने इसमें चूक करते हैं तो फिर यहाँ पे लिखा है कि कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपये। यानी किसी ने मिनट्स की कॉपी मांगी है फिर भी आप नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर 25,000 रुपये की पेनल्टी कंपनी पे लगेगी। और हर ऑफिसर जिसकी गलती है उस पे 5,000 रुपये तक की प्रति गलती 5,000 का फाइन है। तो 25,000 का फाइन कंपनी पे है और जो ऑफिसर्स हैं उन पे 5,000 रुपये प्रति गलती का फाइन लगेगा अगर वो मांगी गई सूचना समय पे नहीं देते हैं। तो 1 जनवरी 2025 को एक कंपनी के 9 निदेशक हैं, 9 डायरेक्टर्स हैं। 2 डायरेक्टर्स का कार्यकाल 16 जनवरी को रिक्त हो गया है। बोर्ड की एक बैठक है, वो 20 जनवरी को आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम। तो कोरम का मतलब होता है कम से कम कितने लोग होने चाहिए एक सभा को वैलिडेट करने के लिए। तो अगर एक बोर्ड मीटिंग है तो उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? तो 2 लोग तो कम से कम होने चाहिए क्योंकि एक आदमी तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग नहीं कर सकता, या 1/3, है ना, विच एवर इज हायर। तो 2 या 1/3। तो अब जैसे 9 लोग थे, 9 में से 2 लोग छोड़ के चले गए, उनका टर्म पूरा हो गया, तो अब 7 लोग बचे हैं। 7 का जो 1/3 होता है वो होता है 2.33। अब 2.33% तो हो नहीं सकते, तो राउंड फिगर में 3 आदमी हुए। तो कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए। अगर उस बोर्ड मीटिंग में 3 लोग हैं तो उस बोर्ड में जो डिसीजंस हुए हैं उनकी कोई वैल्यू है, वरना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति के कारण कम से कम कितना खर्च करे। औसत शुद्ध लाभ का 5%, 3%, 2.5% या 2%। तो देखिए 2% इसका आंसर है। एक वर्ड होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। भाई हर कंपनी समाज से इतना कमाती है तो समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। तो पिछले 3 साल में जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसका एवरेज किया जाएगा और उस एवरेज प्रॉफिट का 2% उन्हें CSR एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना होगा, समाज के लिए स्पेंड करना होगा। 2% का रूल है। नेक्स्ट है, कंपनी के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 प्रत्यक्ष चरणों में अगर बांट सकते हैं तो क्या क्रम होगा? तो देखिए, अगर आप जब कंपनी के फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अपना टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर भी कोर्स में है, तो उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप और फिर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पाएंगे कि सबसे पहले कंपनी में प्रवर्तन यानी प्रमोशन का चरण होता है, जिसमें
एक बिजनेस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसकी प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके, उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, और उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन और बिजनेस स्टार्ट वाला प्रोसीजर होता है ना। तो वैसे तो 4 भी होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पर फिर भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो ठीक है, कंपनी बनी गई, अगर उसको अगर अपन इग्नोर करें तो ये 3 है, सीक्वेंस यही है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ए सही है, बाकी में आगे पीछे लिखे हुए हैं, ए इसमें बिल्कुल सही है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए अधिकृत पूंजी, पूर्वाधिकार पूंजी, संचित पूंजी, अंश। तो अधिकृत पूंजी होती है कंपनी की अधिकतम पूंजी, जिसको अपन रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। पूर्वाधिकार पूंजी में ऐसे शेयर के होल्डर्स को डिविडेंड के मामले में और अंतिम भुगतान के मामले में पूर्वाधिकार होता है। संचित पूंजी वो पूंजी होती है जो कंपनी अपने समापन के समय मांगेगी, और अंश कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो उसे अंश कहते हैं। तो मिला लें तो लाभांश में पूर्वाधिकार मिलता है पूर्वाधिकार पूंजी को, तो B1 के साथ जाके सेट हो जाएगा। संचित पूंजी कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी है, तो C के साथ जाके 2 सेट हो जाएगा। तो 2 मिलाने पे काम हो जाएगा क्या, B1 C2। तो B1 यहाँ पे है, C2 है, लेकिन वो यहाँ पे भी है। तो अब तक मेरे A और D तो एलिमिनेट हो गए हैं, अब B और C में लड़ाई बाकी है। और फिर देखें, अंश पूंजी में एक निश्चित छोटी राशि की इकाई को शेयर बोलते हैं, तो आपका D के साथ जाके 3 बैठेगा। और अधिकृत पूंजी किसी कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, तो A के साथ जाके 4 बैठेगा। तो अब A के साथ 4 बैठे, ऐसा यहाँ है, और D के साथ जाके 3 बैठे, ऐसा यहाँ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर B रहेगा। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद है 10 रुपये के एक शेयर पर 7 रुपये मांगे जा चुके थे तथा 3 रुपये का भुगतान किया जा चुका था, हरण कर लिए गए। मतलब एक 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये कॉल्ड अप थे, उसमें से उसने 3 दे चुका था, वो उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। तो बताओ शेयर कैपिटल कितने रुपए से डीआर किया जाएगा। तो मैं एक आपको सिंपल बात बताता हूँ, बेसिकली शेयर 10 रुपये का है। अगर अपन कहानी बनाए तो एप्लीकेशन हो चुका था, अलॉटमेंट हो चुका था, फर्स्ट कॉल हो चुका था, मतलब मांगा जा चुका था। अब तक हमने 7 रुपये मांग लिए थे, और ये भी कि 7 में से हमने 3 रुपये रिसीव भी हो गए थे। तो जब हम इसको जब्त करेंगे तो शेयर कैपिटल को डीआर करेंगे मांगी हुई राशि से, और 7 में से 3 हमें मिल गए थे, तो इसका मतलब 4 रुपये बाकी हैं। इसको अपन कॉल इन एरियर बोलते हैं। अगर हमें पता होता है कि अलॉटमेंट बाकी है तो अलॉटमेंट लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल बाकी है तो फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, नहीं पता होता तो कॉल इन एरियर लिखते हैं। और मेरा कहने में एक एंट्री आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो इसने पूछा बताओ शेयर कैपिटल को कितने रुपये से डीआर किया जाएगा, तो 7 रुपये से डीआर किया जाएगा, मांगी हुई कैपिटल से डीआर किया जाएगा। लेकिन ये हो सकता है पूछता कि बताओ बकाया मांग खाता कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा, तो 4 रुपये से। और अगर ये पूछता कि शेयर फॉरफिटेड खाते को कितने से क्रेडिट किया जाएगा, तो 3 रुपये से। तो अपन सब तैयार कर लें, क्योंकि अपन एमसीक्यू के थ्रू तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं बात को। वेल, नेक्स्ट कहता है 10 रुपये वाले 50,000 शेयर जनता में 2 रुपये प्रीमियम जो कि अलॉटमेंट पर देय है पर निर्गमित किए। ठीक है, 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी। तो ये है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर समझने वाली बात है। बेसिकली आपका जो शेयर है वो 10 रुपये वाला है, और ये भी कि आपने 2 रुपये के प्रीमियम पे उसे इशू किया, तो आपका जो इशू प्राइस है वो 12 रुपये है। और अब ये भी कि आपने 50,000 एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, और ये भी कि हमारे पास 60,000 एप्लीकेशंस आ गए। क्वेश्चन का ये कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा। तो एक शेयर पे 2 रुपये, और हमारे पास 50,000 ही शेयर्स हैं देने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो हम ज़्यादा शेयर इशू कर देते हैं। अगर हमने 50,000 एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, तो भले एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए हों, हम उनको समहाउ मैनेज करेंगे। शेयर तो अपन 50,000 ही इशू करेंगे, तो 50,000 शेयर हम इशू करेंगे, और 2 रुपये की रेट से 1 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। कि सर वो जो फालतू पैसा आया उसका क्या होगा, फालतू पैसा या तो रिफंड होगा या फिर आगे की तरफ एडजस्ट होगा। पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 मल्टीप्लाई 2
आपका 1,00,000 रुपया ही जाएगा। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि शेयर्स के री इशू पर दिया गया बट्टा जब्त की गई राशि से कम है तो ये आधिक्य राशि कहाँ ट्रांसफर की जाएगी। तो आप समझिए, हमने पहले 3 स्टेप में काम है। सबसे पहले हमने शेयर जब्त किए और मान लो किसी व्यक्ति ने हमें 5 रुपये चुकाए थे और हमने 5 रुपये जब्त कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने री इशू किया, तो री इशू हमने डिस्काउंट पे किया और मान लेते हैं 3 रुपये की डिस्काउंट पे किया। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा कि जो हमने री इशू पे डिस्काउंट दिया है वो जब्त की गई राशि से कम है। हाँ, यही क्वेश्चन में भी लिखा है, यही सिचुएशन हमने क्रिएट की है कि हमने जब्त करते समय 5 रुपये कमाए थे और री इशू के समय हमने 3 रुपये डिस्काउंट दिया, तो जो 2 रुपये बच गए जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आपकी 3 एंट्री आपको याद होगी, लास्ट में होती है। एक एंट्री होती है फॉरफीचर की, एक एंट्री होती है री इशू की, और जो बच जाता है वो P&L में नहीं जाता, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि आपके पास ये जो बच गया वो कहाँ जाएगा, तो वो पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व खाते में जाएगा। राइट शेयर्स आर इशूड टू, राइट शेयर्स किसको दिए जाते हैं? राइट शेयर मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। अगर मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊं तो सपोज करो 2015 में कभी हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे। उस ज़माने में कई लोगों ने हमारे पे विश्वास किया और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, खरीदा। अब मान लेते हैं 2025 में हम 1 लाख शेयर्स और इशू करना चाहते हैं, तो इसको अपन एडिशनल शेयर्स या न्यू शेयर्स कह सकते हैं। तो जब हम ये शेयर इशू करेंगे ना, तो पहले हम इनको पूछेंगे कि आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, हम आपको जानते हैं, तो ये आपका हक बनता है कि हम पहले आपको शेयर्स दें। हाँ, अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप लोग नहीं लेते हो तो हम किसी और को दे देंगे। तो इसका मतलब राइट शेयर्स किनको ऑफर किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, मौजूदा वर्तमान अंशधारियों को ऑफर किए जाते हैं। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सभी समता अंशधारी होते हैं, कंपनी के मालिक, कंपनी के ग्राहक, प्रतिनिधि या ऋणदाता। तो देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाई होती है, तो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, और उन्हीं को वोटिंग राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज शोन इन, शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम मिलता है उसे कहाँ दिखाते हैं? तो आप सोचो, कंपनी शेयर इशू करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, पर प्रॉफिट है तो P&L में नहीं जाता, ये जाता है कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली हेडिंग में। तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सी इंग्लिश में कहलाएगा लायबिलिटी। यस, इट विल बी ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। तो कुल मिला के हिंदी में कहूँ तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, इंग्लिश में कहूँ तो लायबिलिटी साइड में, उस अकॉर्डिंग आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अंतर्गत अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर रोक नहीं है। समता अंशों पे, अधिमान अंशों पे, स्वेद समता अंशों पे, तो स्वेद समता अंशों पे। देखिए, सेक्शन 52 जो है वो प्रीमियम की धारा है, सेक्शन 53 है डिस्काउंट की धारा है, जो कि मना करती है कि कोई कंपनी अब डिस्काउंट नहीं दे सकती, लेकिन उसी में छोड़ा गया है, एक्सेप्शन है ईसोप, यानी ईसोप छोड़ दीजिए आप, तो इसकी जगह स्वेट है, याद रखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स, दीज शेयर्स टिल टुडे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। बाकी कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर दे ही नहीं सकती, और अगर देगी तो उसके बहुत ही भारी परिणाम होंगे, वो भी मैं अभी आपको सुना देता हूँ क्या परिणाम होंगे। हाँ, स्वेद समता अंश जो होते हैं, स्वेद पसीने को बोलते हैं। अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को उनकी सेवाओं के बदले, उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कराए हैं, उनके बदले में शेयर्स डिस्काउंट पे देना चाहे तो दे सकती है। अब इसमें देखिए, मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो बहुत सारी काम की बातें हैं। पहली बात तो आप ये समझिए, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। पहली बात क्या है? अंशों को बट्टे पर निर्गमन की मनाही है। किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 53 के तहत दिया गया है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। फिर भी इसमें यह है कि धारा 54 के तहत कंपनी स्वेद समता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया।
एनी शेयर इशूड बाय कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड, क्योंकि आपने अनुबंध अधिनियम भी पढ़ रखा है, उस नियम से भी समझें। तो अगर किसी कंपनी ने अंशों का बट्टे पर निगमन कर दिया तो वह ऐसा अनुबंध व्यर्थ समझा जाएगा। तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ समझा जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। वेयर अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। ये इसमें आ गया कि अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उस पर 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लगेगा। मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 5 लाख है। और जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, उनको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। और ये भी कि उनके ऊपर कम से कम 1 लाख का जुर्माना लगेगा और कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का जुर्माना लगेगा, या दोनों सजाएं होंगी। तो देखो, कंपनी को और जो ऑफिसर्स है दोनों को एक सज़ा है, वो ये है कि 1 लाख कम से कम और 5 लाख मैक्सिमम फाइन लगेगा। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है और ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं ऑफिसर्स को। ठीक है। और इसके बाद ये बताया है, ये भी समझने जैसी चीज़ है कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स के मामले में अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल लॉस की भरपाई कैपिटल प्रॉफिट से की जाएगी, या जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होते हैं, कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ अगर हैं तो उनसे इसको राइट ऑफ किया जाएगा। और एक और बात लिखी हुई है, नाउ एज पर AS 16 AS 16 के अनुसार डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो आजकल ये नियम बन गया है। पहले क्या है, बट्टों को हम धीरे धीरे टुकड़ों में राइट ऑफ करते थे, पर ये कह रहे हैं कि अब हमें जिस साल शेयर्स इशू किए हैं उसी साल राइट ऑफ करना होगा। और इसके बाद एक लास्ट बात है, चूंकि डिस्काउंट एक तरह का कैपिटल लॉस है तो इसे अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के नाम से, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है अगर इस तरह की अकाउंटिंग करनी पड़ जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ब्लू चिप्स शेयर्स से क्या तात्पर्य है? तो अगर आप तो क्या मतलब अगर आप कभी कैसीनो जाएंगे तो वहाँ पे जो ब्लू चिप होती है वो सबसे महंगी कंपनी होती है। तो ब्लू चिप से मतलब वहाँ पे जो चिप्स होती हैं गोल गोल, ब्लू चिप्स बोलते हैं उनको, जो महंगी वाली होती हैं। तो कंपनीज में या शेयर्स में ब्लू चिप्स से मतलब वो है जो बहुत ही नामी कंपनी हो, बहुत ही ब्रांडेड कंपनीज हों और जो बहुत हाई रेट से डिविडेंड देती हों। मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ, पर जो कंपनियां, जो शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होते हैं उनको लिस्टेड शेयर्स बोलते हैं। और अभी ये जो क्वेश्चन था ब्लू चिप वाला, तो इसका आंसर ये है, ऐसे शेयर जिन पे हाई रेट से डिविडेंड दिया जाता रहा है कंपनीज के द्वारा। ठीक है, मतलब ये बहुत ही हाईली डिमांडेड होते हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स की खासियत क्या है? ये इंडस्ट्री के लीडर होते हैं, इनका एक डिपेंडेबल बिजनेस मॉडल होता है, इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अ हिस्ट्री ऑफ डिलीवरिंग स्ट्रॉन्ग रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। ये बहुत तगड़े रिटर्न देते हैं, मतलब जो लोग लगाते हैं उसको निवेश बोलते हैं, उसको जो बदले में मिलता है उसको रिटर्न बोलते हैं। तो बहुत तगड़ा रिटर्न ये कंपनीज देती हैं। ये कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं और इनके पे आउट्स में रेगुलर इंक्रीज होता है, लगातार ये ऊंची दरों से या बढ़ती हुई दरों से डिविडेंड देती हैं। कुछ एग्जांपल हैं, कोका कोला, P&G, वॉलमार्ट, JP मॉर्गन और डिज्नी। और कुछ इंडिया की कंपनियां भी हैं, रिलायंस, TCS, SDFC, ICI, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इन्फोसिस, SBI, SDFC, एयरटेल। ये ब्लू चिप्स कंपनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। A लिमिटेड द्वारा ये डाटा प्राप्त हुआ है। याचित समतांश पूंजी, इन्होंने 4 लाख की कैपिटल मांगी, 25,000 कॉल इन एडवांस है, 40,000 कॉल्स इन एरियर है। तो बताओ इनकी बैलेंस शीट में कितनी पेड अप कैपिटल आएगी? तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कॉल्ड अप कैपिटल यानी जो कंपनी ने मांगा उसमें से जो नहीं मिला, जिसको अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, इसे घटाने के बाद जो आता है उसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है। तो कंपनी ने 4 लाख रुपए मांगा, उसमें से 40,000 लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया हम उनसे ब्याज लेंगे या उनके शेयर फॉरफिट करेंगे, वो बात का मामला है। लेकिन अभी के लिए हमें 3,60,000 मिला है, तो इसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। तो इसका आंसर 3,60,000 है। आप ये कहेंगे कि सर ये जो 25,000 एडवांस भी तो आए हुए हैं, ये 25,000 एडवांस आए हुए हैं, इट विल बी शोन इन अ करंट लायबिलिटी और टू बी स्पेसिफिक अदर करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। जो बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल हेडिंग में पैसा दिखाते हैं उसके अंदर 3,60,000 रुपये दिखाया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में अगर डिविडेंड देने की बात होती तो डिविडेंड भी इस पेड अप कैपिटल पे ही दिया जाता है, इसी पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और हैं।
एक कंपनी ने 5,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया, 6,000 शेयर्स मिल गए हैं। शेयर्स को हमने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। यदि श्याम ने 180 के लिए अप्लाई किया हो तो उसे कितने अंशों का आवंटन मिलेगा। तो अगेन समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमने 5,000 शेयर्स के लिए लोगों को बुलाया और हमारे पास 6,000 एप्लीकेशंस आ गई। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में जो रेशो बना दैट इज 6:5, 6:5। 6 जो मांगेगा उसको हम 5 देंगे। इसका सिंपल मतलब है जो हमसे 6 शेयर्स मांगेगा हम उसको 5 शेयर्स देंगे। तो अगर ऐसे में श्याम आया, श्याम कहता है कि सर 180 शेयर दे दो, तो मेरी आदत है कम देने की, आप समझो मेरी आदत है कम देने की। तो मैं 180 मांगने वाले को 5/6 अप्लाई करके मैं इसको 150 अलॉट करूंगा। 180 अप्लाई करने वाले को आई विल अलॉट 150 शेयर्स। तो इसका आंसर डी रहेगा। तो एक बार आपके समझ बैठ गई, फिर आप आराम से इन क्वेश्चंस को हर बार कर लिया करोगे। इसके बाद है श्रीमान एक्स को 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे जिन पर 100 रुपये मांगे गए थे। उनके द्वारा 50 रुपये का ही भुगतान किया गया था, मतलब उन्होंने आधा भुगतान किया, आधा भुगतान नहीं किया। आधा भुगतान नहीं किया था, उनके अंश जब्त कर लिए गए और फिर उनको फुल्ली पेड तौर पे 70 रुपये की दर से फिर से जारी कर दिया गया। तो बताइए कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि अंतरित होगी। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी जनरल एंट्रीज बना के कर सकते हो। आप पहली एंट्री करो फॉरफिचर की, दूसरी एंट्री करो री इशू की और तीसरी एंट्री अपने आप निकल के आ जाएगी कैपिटल रिजर्व की। एक मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ, आपको ठीक लगेगा। वैसे इस क्वेश्चन में देखो, पहले हमने शेयर्स एक्स को दे रखे थे और एक्स से हमको 50 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। फिर हम ये मान लेते हैं कि एक्स के शेयर्स हमने जब्त कर ली, वो तो लिखा हुआ ही है, और वो शेयर हमने वाई को दे दिए और वाई को हमने 70 रुपये में दे दिए। तो हमें पहले से और नए से मिला के कितने रुपये मिले, 120 रुपये मिले। तो जो शेयर बेसिकली 100 रुपये का था, पुराने मुर्गे से और नए मुर्गे से मिला के अपने को 120 रुपये मिले, यानी अपने को 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले। 20 रुपये का हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ और ऐसा 600 शेयर्स पे हुआ, ऐसा 600 शेयर्स पे हुआ। तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये सीधा कैपिटल रिजर्व का बिना एंट्रीज किए सीधा निकालने का तरीका है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कभी तो वो आपसे कैपिटल रिजर्व की राशि पूछेगा, वो पे तो ये तरीका काम करेगा। कभी कभी वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की राशि पूछेगा, उसमें आप उलझ सकते हो। तो अभी तो जो पूछा है वो ये, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें इस क्वेश्चन में पुराने और नए होल्डर से 120 रुपये मिला, शेयर 100 रुपये का ही था, 20 रुपये प्रति शेयर का फायदा हुआ, अतः कुल फायदा 12,000 का हुआ जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तरीका वो लगाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ए लिमिटेड ने 10 रुपये के 10,000 शेयर्स जारी किए थे। 10 रुपये का था एक अंशधारक जिसके पास 500 अंश हैं, उसने केवल 5 रुपये का भुगतान किया। इसमें भी यही था, 10 में से उसने 5 रुपये का ही भुगतान किया। बाद में उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए अंशों में से 400 अंश, यहाँ देखिए जब हमने जब्त किए थे तो 500 अंश थे और री इशू किए तो हमने 400 अंश किए और 400 अंशों को हमने 7 रुपये के रेट से फिर से जारी किया। तो बताओ कैपिटल रिजर्व में अंतरित राशि। अगेन इस क्वेश्चन में एक एंट्री हो जाएगी फॉरफिचर की, दूसरी एंट्री हो जाएगी री इशू की, तीसरी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की। तो अगर आप लंबे तरीके से जानना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि आपने जो पहले वाला बंदा है उसने हमें केवल 5 रुपये का भुगतान किया था और जो नया वाला बंदा है उसने हमें 7 रुपये का भुगतान किया। तो दोनों ने मिला के हमें 12 रुपये का भुगतान किया, जबकि शेयर केवल 10 रुपये का था, तो हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो जो हमें 2 रुपये फालतू मिला है और हमने 400 अंशों को री इशू किया है तो 800 रुपये, तो कैपिटल रिजर्व की राशि आएगी 800 रुपये। तो ये शॉर्टकट से बहुत आराम से हो गया, डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, जियो लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने 1 अगस्त को प्रति शेयर पे 50 रुपये की फाइनल कॉल की, जिसमें से 31 अगस्त को मांग राशि के भुगतान की अंतिम तिथि का निर्देश दिया गया था। मिस्टर वाइट जो 5,000 अंशों के धारक हैं उन्होंने 15 अक्टूबर को मांग राशि का भुगतान किया। यदि कंपनी ब्याज हेतु एफ तालिका को अपनाती है तो मिस्टर वाइट द्वारा बकाया मांग के देरी से भुगतान पे ब्याज की राशि बताइए। चलिए लंबा क्वेश्चन है। बेसिकली 1 अगस्त को जियो लिमिटेड ने सबको कहा कि आपको फाइनल कॉल जमा करानी है और जमा कराने की आखिरी तिथि 31 अगस्त है। तो हमने 1 महीने का समय दिया, काफ़ी समय दिया लोगों को पैसा जमा कराने का, लेकिन एक आदमी उसका नाम वाइट है वो लेट हो गया, उसने पैसा हमें 15 अक्टूबर को दिया है। तो जो पैसा प्राप्त करने की लास्ट डेट 31 अगस्त थी वो हमें 15 अक्टूबर को मिला। तो हम सितंबर का ब्याज लगाएंगे और अक्टूबर का आधे महीने का ब्याज लगाएंगे, तो ऑल टुगेदर हम 1.5 महीने का ब्याज लगाएंगे। अच्छा, उस व्यक्ति के पास 5,000 शेयर हैं, 50 रुपये के हिसाब से 5,000 × 50
2.5 लाख रुपए हमारे पास आने थे, मतलब 2.5 लाख रुपए ऑब्वियसली बात है, बड़ी रकम होती है, तो वो लेट हो गया, 1.5 महीना देर से उसने पैसा दिए। तो मैंने बताया था आज शुरू का पहला क्वेश्चन ही था कि हम जब ब्याज लेते हैं तो 10% की रेट से ब्याज लेते हैं, तो 10%, तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। ये 1.5 है, ये 12 है, तो ये 8 बार कट जाएगा, और ये 1 जीरो कट गया, और ये 1 जीरो कट गया। ऊपर 25,000 है, नीचे 8 है, 8 तिया 24, 10, 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 8 ऊपर 40। वेल, इसका आंसर ए आएगा। हम उससे 3,125 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब हमें ब्याज मिलेगा तब हम बैंक को डीआर करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर खाते को सीआर करेंगे। जब भी हमें ब्याज मिलेगा तो हमें 3,125 रुपये मिलेगा ब्याज। ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। इस पर पैसे मिलने थे 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, और बाकी इस पर भी आप कह लो 3 रुपये, क्योंकि 2 ये हो गए, 3 ये हो गए 5, 2 ये हो गए 7, बाकी शेष राशि क्या छुपा रहा है हमसे, 3 रुपये हो गई। एक शेयर होल्डर, उसके पास 200 शेयर हैं, उसने पूरा का पूरा धन बंटन के साथ 30 अप्रैल को दे दिया। ओके, इस बार उल्टा केस है, इस बार सामने वाला पैसे वाला है, उसके पास 200 शेयर हैं, और 200 शेयर का पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, मतलब उसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। वैसे फर्स्ट कॉल की डेट थी 1 अगस्त, और सेकंड कॉल की जो डेट है वो है 1 दिसंबर। तो जो पैसा समझो 1 अगस्त को आना था वो पैसा भी अप्रैल में आ गया, और जो पैसा दिसंबर में आना था वो भी 30 अप्रैल को आ गया। आप समझिए, सीक्वेंस ही होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। मैं फर्स्ट कॉल के पास में ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 अगस्त, और एक था फाइनल कॉल, उस पर मैं लिख देता हूँ 1 दिसंबर। तो ये जो पैसे मेरे पास अगस्त में और दिसंबर में आने थे वो सारे पैसे हमारे पास 30 अप्रैल को ही आ गए। तो ये वाला पैसा कितना जल्दी आ गया, मई, जून, जुलाई, ये पैसा हमारे पास 3 महीने फालतू आ गया। ठीक है, फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है, फर्स्ट कॉल की रेट है 2 रुपया, और ये पैसा जो दिसंबर में आना था वो पैसा भी हमारे पास अप्रैल में आ गया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 महीने जल्दी आ गया। ठीक है, तो अब ब्याज कैसे निकलेगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ, सिंपल समझ जाएंगे आप। देखिए, हम अब के बाद ब्याज देंगे। जो पैसा 1 अगस्त को आने वाला था 30 अप्रैल को ही आ गया, उस पर हम 3 महीने का ब्याज देंगे। चूंकि उसके बाद 200 शेयर हैं, 2 रुपये कॉल की रेट है, तो मतलब उसने हमें 400 रुपये एडवांस दिए, तो 400 रुपये पे हम उसे 12% ब्याज देंगे, क्योंकि हम देते समय ज़्यादा ब्याज देते हैं। तो 400 रुपये पे 12% हम ब्याज देंगे, और वो ब्याज हम उसको 3 महीने के लिए देंगे। और इसके अलावा जो पैसा 1 दिसंबर को आना था वो पैसा 30 अप्रैल को आ गया, यानी 7 महीने जल्दी आ गया। और फाइनल कॉल की रेट उसने हमसे छुपाई थी 3 रुपये थी, तो ये 600 रुपये जल्दी आ गया है, और 7 महीने का ब्याज हम उसको देंगे। तो 600 रुपये का 12%, और आप 7 महीने का ब्याज निकाल दीजिएगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 42 रुपये ये, 12 रुपये ये, ऑल टुगेदर हम उसको 54 रुपये का ब्याज देंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर मैं चाह ये रहा था इस क्वेश्चन में थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर तरह के क्वेश्चन में आपको करवा पाऊँ, कोशिश की है। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो आप व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो।